16.1 परिचय। इकाई 15 में आपने सार्क देशों में शिक्षा की खोज की। अब हम इस इकाई में यूरोपीय देशों की शैक्षिक प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। हम ऐतिहासिक और वर्तमान शैक्षिक विकासों को शामिल करते हुए संक्षिप्त केस अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। अंतिम भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप में वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य पर केंद्रित होगा। 16.2 यूरोप की जनसांख्यिकी प्रोफाइल। यूरोप छठा सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसमें 46 देश और विभिन्न निर्भरताएं और क्षेत्र शामिल है। कड़ाई से कहें तो यूरोप एक अकेला महाद्वीप नहीं है, बल्कि यूरेशियन प्रायद्वीप का हिस्सा है, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों शामिल है। तुर्की और रूस को एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा माना जाता है। 2000 में यूरोप की कुल जनसंख्या 729.3 मिलियन थी, जिसमें पूर्वी यूरोप में 306.6 मिलियन, उत्तरी यूरोप में 93.7 मिलियन, दक्षिणी यूरोप में 144.8 मिलियन और पश्चिमी यूरोप में 184 मिलियन थी। 1985 से 1990 और 1990 से 1995 के बीच यूरोप में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 0.44% से घटकर 0.16% हो गई। 1995 से 2000 के दौरान और भी कम होकर 0.03% होने का अनुमान है। यह गिरावट औसत आयु में वृद्धि के अनुरूप है। 65+ आयु वर्ग का अनुपात 1985 में 11.9% से बढ़कर 2025 में अनुमानित 19.8% हो गया है। इसके विपरीत 0 से 14 आयु वर्ग का अनुपात 21.3% से घटकर 16.3% हो गया है। वही अवधि विशेष रूप से यूरोप में ग्रामीण आबादी काफी कम हो रही है, जो 1985 में 207.3 मिलियन और 1995 में 192.8 मिलियन से घटकर 2025 में अनुमानित 128.4 मिलियन रह गई है। 16.3 यूरोप में शिक्षा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा। यूरोप में शिक्षा का एक समृद्ध इतिहास और विविधताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। 1976 में शिक्षा मंत्रियों ने एक सूचना नेटवर्क स्थापित करने का प्रारंभिक निर्णय लिया। इस नेटवर्क का लक्ष्य उस समय के 9 सदस्यीय यूरोपीय समुदाय में शैक्षिक नीतियों और संरचनाओं की समझ को बढ़ाना था। विचार यह था कि शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार प्रणालियों के बीच समन्वित बातचीत को बढ़ाते हुए प्रत्येक सदस्य राज्य में शिक्षा प्रणालियों की विशिष्टता को बनाए रखा जाए। सूचना नेटवर्क, जिसे यूरिडाइस के नाम से जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर 1980 में पेश किया गया था। सभी देश ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज के साथ साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए कौशल विकसित करने के महत्व पर सहमत है। सामाजिक समावेशन के संबंध में प्रत्येक देश विशिष्ट समूहों के लिए पहुंच और रोजगार को अपनी नीति के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में मानता है। कुछ देश, विशेष रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण पर कम खर्च करने वाले देशों का कहना है कि वित्तीय बाधाएं आवश्यक नीतियों को लागू करने की उनकी क्षमता को सीमित करती है। अधिकांश देश इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण नीतियों में आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य परस्पर सहायक है। दूसरी ओर, कुछ लोगों का तर्क है कि एक सफल आर्थिक और रोजगार एजेंडा सामाजिक लक्ष्यों को अधिक आसानी से संबोधित कर सकता है। ये मुद्दे विशेष रूप से यूरोपीय सामाजिक मॉडल के लिए प्रासंगिक है। यूरोप में 25 से 64 आयु वर्ग के लगभग 10% वयस्क आजीवन सीखने में भाग लेते हैं। 2000 के बाद से कुछ प्रगति हुई है, लेकिन देशों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं।
आगे की शिक्षा में भागीदारी दर बढ़ाना यूरोप के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, खासकर दक्षिण यूरोपीय देशों और यूरोपीय संघ के नए सदस्य राज्यों में। कम भागीदारी दर श्रम बल में वृद्धि में बाधा डालती है, जिससे यह अर्थव्यवस्था और समाज के लिए महंगा हो जाता है। यूरोपीय संघ के 25 देशों में लगभग 16% युवा 18 से 24 वर्ष की आयु जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन इस प्रतिशत को कम करने में हाल के वर्षों में लगातार सुधार हुआ है। 15 वर्षीय बच्चों में से लगभग 20% अभी भी पढ़ने में संघर्ष करते हैं। 2000 के बाद से इसे 5वें हिस्से तक कम करने के यूरोपीय संघ के लक्ष्य को पूरा करने में कोई सुधार नहीं हुआ है। 18 से 24 वर्ष के 77% बच्चे उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करते हैं, जो कि कुछ देशों में प्रगति के बावजूद यूरोपीय संघ के 85% के बेंचमार्क से कम है। स्कूल छोड़ने वाले कई लोगों के पास बुनियादी योग्यताओं का अभाव है, जो प्रारंभिक शिक्षा में अंतराल का संकेत देता है। यह चिंता लिस्बन एकीकृत दिशानिर्देशों और यूरोपीय युवा संधि में प्रतिध्वनित होती है। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे कुछ देश दोहरी प्रणाली और उच्च शिक्षा पहुंच के लिए हाल के प्रयासों जैसे कारकों के कारण व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीटी) को सकारात्मक रूप से देखते हैं। फिर भी व्यावसायिक रास्ते अक्सर अकादमिक रास्ते से पीछे रह जाते हैं। अधिकांश राष्ट्र 89 मिलियन कमकुशल व्यक्तियों के बारे में चिंतित हैं। सामाजिक समावेशन और श्रम बल भागीदारी में वीटी की भूमिका पर जोर देते हैं। 2004 में उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले 20 से 24 वर्ष के बच्चों के प्रतिशत में सुधार हुआ था। चेक गणराज्य 91% के साथ आगे रहा, जबकि माल्टा और पुर्तगाल 48% के साथ सबसे कम थे। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय यूरोपीय संघ में बढ़ रहा है। 2000 में 4.9% से 2002 में 5.2%, जो शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि देशों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं, जिनमें व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4% से 8% तक है। डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 7.5% से अधिक आवंटित करते हैं, लेकिन अन्य 4% से कम खर्च करते हैं। जबकि शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है, सतत प्रशिक्षण में नियोक्ता निवेश में व्यापक वृद्धि के प्रमाण का अभाव है। शिक्षा वित्त पोषण के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हुए देशों के बीच खर्च के स्तर में अंतर बना हुआ है। तृतीयक शिक्षा। तृतीयक शिक्षा व्यक्तियों और समाजों के विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में योगदान देने के साथ साथ सक्रिय नागरिकता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यूरोप में शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, एक सामान्य यूरोपीय नीति द्वारा शासित नहीं होती है। हालांकि एम्स्टर्डम की संधि के अनुच्छेद 149 में कहा गया है कि समुदाय को सदस्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास का समर्थन करना चाहिए। इसमें नागरिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना, संयुक्त अध्ययन कार्यक्रम बनाना, नेटवर्क स्थापित करना, जानकारी साझा करना और यूरोपीय संघ की भाषाओं को पढ़ाना जैसी विभिन्न कार्रवाइयां शामिल है। यह संधि सभी संघ नागरिकों के लिए आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसलिए शिक्षा में यूरोपीय पहलू जोड़ने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करने में समुदाय की पूरक भूमिका है। लिस्बन 2000 से शुरू हुए हालिया यूरोपीय शिखर सम्मेलनों ने यूरोपीय ज्ञान समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। इन लक्ष्यों को लागू करने का प्राथमिक उपकरण सुकरात कार्यक्रम है,
जिसमें उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कार्यक्रम छात्रों और शिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त अध्ययन कार्यक्रमों की शुरुआत, गहन पाठ्यक्रम, पैन यूरोपीय विषयगत नेटवर्क और उच्च शिक्षा में यूरोपीय आयाम विकसित करने के अन्य उपायों का समर्थन करता है। सुकरात कार्यक्रम का दूसरा चरण 2006 में समाप्त होगा, जिसके बाद नए शैक्षिक कार्यक्रम आएंगे। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को संबोधित करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट और उसी वर्ष की एक सिफारिश के बाद 1999 में एक यूरोपीय नेटवर्क की स्थापना की गई थी। 2003 में आयोग ने यूरोप में उच्च शिक्षा के भविष्य पर 2 प्रमुख संचार जारी किए। शिक्षा और प्रशिक्षण में कुशलतापूर्वक निवेश करना यूरोप के लिए महत्वपूर्ण है और ज्ञान के यूरोप को आकार देने में विश्वविद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा और संस्थान ई-लर्निंग और आजीवन सीखने से संबंधित चल रही यूरोपीय पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे यूरोपीय भाषा वर्ष 2001 में भी लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त 1999 में 29 यूरोपीय देशों के मंत्रालयों ने बोलोग्ना घोषणा पर हस्ताक्षर किए। लक्ष्य इस दशक के अंत तक एक यूरोपीय उच्च शिक्षा क्षेत्र स्थापित करना है। इस क्षेत्र का उद्देश्य उच्च शिक्षा में गतिशीलता, पारदर्शिता और योग्यता की मान्यता को बढ़ाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और यूरोपीय आयाम सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य यूरोपीय संस्थानों को तीसरे देशों के छात्रों के लिए आकर्षक बनाना भी है। 2001 में यूरोपीय संघ में उच्च शिक्षा में कुल सार्वजनिक और निजी निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 1.28% था। यह कनाडा में 2.5% और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3.25% के विपरीत है। यूरोपीय संघ के शीर्ष 3 खर्च करने वाले देश डेनमार्क 2.8%, स्वीडन 2.3% और फिनलैंड 2.1% थे। पिछले अनुभाग में 25 यूरोपीय देशों की यूरोपीय शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई थी। निम्नलिखित अनुभाग चयनित यूरोपीय देशों का संक्षिप्त इतिहास और वर्तमान शैक्षिक विकास प्रस्तुत करेगा। इन देशों के ऐतिहासिक शैक्षिक विकास की विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.eurydacE.org पर जा सकते हैं। 16.4 कुछ यूरोपीय देशों में शैक्षिक स्थिति। बेल्जियम में शिक्षा 3 भाषा समुदायों के लिए प्रदान की गई, फ्रेंच, जर्मन और डच। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में सामाजिक आंदोलन हुए जिसके कारण बेल्जियम में एक नवाचार हुआ। इस नवाचार का उद्देश्य शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना और कम विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों के लिए उच्च और सामान्य शैक्षणिक शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना है। पहले नवाचार के हिस्से के रूप में प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बीच संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतरायु समूह 5 से 8 वर्ष बनाया गया था। 19 जुलाई 1971 के कानून ने एक नए प्रकार की माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत की जिसे सुधारित माध्यमिक शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा के पहले 2 वर्षों में छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों या अनुभागों में विभाजित करने की पिछली प्रथा को 2 साल के कार्यक्रम से बदल दिया गया था। 19 मई 1914 के कानून में शुरू में 6 से 22 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य स्कूल उपस्थिति अनिवार्य थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ाकर 13 और फिर 14 कर दी गई। हालांकि यह कानून प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही लागू किया गया था। 1970 तक छात्रों ने औसतन 15 साल और 8 महीने की उम्र में अपना स्कूली करियर पूरा कर लिया। 29 जून 1983 के कानून ने अनिवार्य पूर्णकालिक और अंशकालिक स्कूल उपस्थिति को 18 वर्ष की आयु, स्कूल में 12 वर्ष,
तक बढ़ा दिया। इस सुधार का उद्देश्य युवाओं को बेहतर योग्य बनाना है, जिससे उनके लिए पेशेवर जीवन में प्रवेश करना आसान हो सके। पेशेवर जीवन की शुरुआत में देरी करते हुए इस कानून ने बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या को कम करने में योगदान दिया। 1830 में जब बेल्जियम को स्वतंत्रता मिली तो वहां 3 राज्य विश्वविद्यालय थे, गेंट, ल्यूवेन और लीज। उच्च शिक्षा पर 1835 के कानून ने 2 स्वतंत्र विश्वविद्यालयों और 2 राज्य विश्वविद्यालयों को मान्यता दी। 19वीं शताब्दी में शैक्षणिक स्तर वाले सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा कॉलेज फ्रेंच भाषी थे, जो उच्च वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। 1960 के दशक के बाद से विश्वविद्यालय की तुलना में विश्वविद्यालय के बाहर की उच्च शिक्षा में अधिक वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में वर्तमान सुधार बोलोग्ना घोषणा के संदर्भ में हो रहा है, जिस पर 1999 में 29 यूरोपीय देशों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस घोषणा का उद्देश्य यूरोपीय शिक्षा में अधिक एकता लाने के लिए एक यूरोपीय शैक्षिक क्षेत्र बनाना है। 4 अप्रैल 2003 को फ्लेमिश सरकार ने उच्च शिक्षा की संरचना पर डिक्री को मंजूरी दे दी। बुल्गारिया का शैक्षिक इतिहास समृद्ध है। एक राज्य के रूप में अपने 13वीं शताब्दी के अस्तित्व के दौरान बल्गेरियाई लोगों ने गहरी जड़ें जमाई हुई शैक्षिक परंपराओं को बनाए रखा है। उन्होंने 9वीं शताब्दी में भाइयों सिरिल और मेथोडियस द्वारा बनाई गई सिरिलिक वर्णमाला को संरक्षित और उन्नत किया है। बल्गेरियाई साहित्य और संस्कृति का स्वर्ण युग 10वीं शताब्दी में हुआ, जब क्लिमेंट ओहरिडस्की ने पहले बल्गेरियाई स्कूल की स्थापना की। ओटोमन शासन के वर्षों के दौरान भी बल्गेरियाई लोगों ने सीखने और शिक्षा के प्रति अपना जुनून बरकरार रखा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सेल स्कूल स्थापित किए गए, जिन्हें या तो धार्मिक फोकस वाले मठ स्कूलों या धर्मनिरपेक्ष ज्ञान प्रदान करने वाले सार्वजनिक स्कूलों के रूप में वर्गीकृत किया गया। 18वीं सदी के अंत में, विशेषकर 19वीं सदी के 30 और 40 के दशक में पब्लिक स्कूलों को प्रमुखता मिली। इन्हें नए बल्गेरियाई स्कूलों के रूप में जाना जाता था, जो समोकोव, कोप्रिवशिट्जा और अन्य स्कूलों के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर प्रलेखित थे। राज्य शैक्षिक प्रणाली आधिकारिक तौर पर 1975 के बाद स्थापित की गई थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के दौरान बुल्गारिया में शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण विकास हुआ। पहला शैक्षणिक कानून अगस्त 1978 में सार्वजनिक सामुदायिक केंद्रों के अनंतिम उपनियम और दिसंबर 1880 में पूर्वी रूमेलिया में प्राथमिक स्कूल अधिनियम, फरवरी 1881 में प्रख्यापित, ने स्कूल की स्थापना और संचालन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव रखी। 1990 और 2004 के बीच समाज और शैक्षिक प्रणाली दोनों में लोकतांत्रिक परिवर्तन हुए। 1991 का शिक्षा अधिनियम, जो अभी भी प्रभावी है, बल्गेरियाई कानून में पर्याप्त परिवर्तन लाया। बुल्गारिया गणराज्य में पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 7 साल की उम्र से शुरू होकर 16 साल की उम्र तक स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। 6 वर्ष की आयु के बच्चे भी नामांकन कर सकते हैं, यदि उनके माता पिता या अभिभावक उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार मानते हैं। 2003/2004 स्कूल वर्ष के बाद से किंडरगार्टन में तैयारी समूहों या स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य हो गया है, जिसमें माता पिता को फीस से छूट दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम के तहत स्थापित निजी स्कूलों में 16 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा पूरी की जा सकती है। ये स्कूल पूर्ण कक्षाओं या अर्जित व्यावसायिक योग्यताओं के लिए वैध प्रमाण पत्र, साथ ही पूर्ण माध्यमिक शिक्षा के लिए डिप्लोमा जारी करने के लिए अधिकृत है।
छात्रों को 16 वर्ष की आयु तक अपनी शिक्षा के लिए राज्य, नगरपालिका या निजी स्कूलों के बीच चयन करने का अधिकार है और वे निजी सहित इनमें से किसी भी स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए बाध्य है। बुल्गारिया में उच्च शिक्षा 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई जब देश को ओटोमन शासन से आज़ादी मिली। लक्ष्य नए राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों को पूरा करना था। सोफिया में स्थित पहला बल्गेरियाई विश्वविद्यालय कानूनी प्रणाली, राज्य प्रशासन और स्कूलों के लिए योग्य विशेषज्ञ प्रदान करने पर केंद्रित था। प्रारंभ में इसमें 3 संकाय थे: कानून, भौतिक और गणितीय विज्ञान और ऐतिहासिक और दार्शनिक अध्ययन। बुल्गारिया में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा को प्रभावित किया। निजी उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नए विषय पेश किए गए। उच्च शिक्षा संस्थानों ने यूरोपीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और सहयोग के लिए भी द्वार खोल दिए। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बहाल कर दी गई, हालांकि वित्तीय स्वतंत्रता सीमित थी। शैक्षिक सेवाओं की गुणवत्ता के लिए उच्च जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। बुल्गारिया ने 1999 में बोलोग्ना घोषणा को अपनाया, एक यूरोपीय उच्च शिक्षा क्षेत्र और एक आम यूरोपीय श्रम और अनुसंधान बाजार बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध किया। वर्तमान में बुल्गारिया में 51 सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों का एक नेटवर्क है, जिसमें 42 विश्वविद्यालय और विशिष्ट उच्च विद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान संरचना के भीतर 41 कॉलेज और 9 स्वतंत्र कॉलेज शामिल है। चेक रिपब्लिक। चेकोस्लोवाकिया की शुरुआत 1918 में हुई थी। एक महत्वपूर्ण चुनौती चेक भूमि, स्लोवाकिया और ट्रांसकार्पैथियन यूक्रेन में एक सुसंगत शिक्षा प्रणाली स्थापित करना था। 1919 से 1923 तक विभिन्न कानून बनाए गए, जिनमें जून 1922 का महत्वपूर्ण लघु विद्यालय अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम ने चेक शिक्षा संरचना को बनाए रखा, इसे स्लोवाकिया में लागू किया, लेकिन ट्रांसकार्पैथियन यूक्रेन में नहीं। 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध की प्रभावशाली घटनाओं के बाद अप्रैल 1948 के स्कूल अधिनियम ने व्यापक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को रेखांकित किया। इस अधिनियम ने चर्च के प्रभाव को हटाकर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बुनियादी शिक्षा अनिवार्य हो गई, 9 वर्षों तक चलने वाली, एक समान और निःशुल्क। कानून ने सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए सहायता घंटे और एक सामाजिक कार्य के लिए गैरअनिवार्य अवकाश गतिविधियों की भी शुरुआत की। बुनियादी शिक्षा से पहले एक वैकल्पिक मातेस्का स्कोला था। बुनियादी शिक्षा के बाद, जिसे पहले और दूसरे चरण में विभाजित किया गया, तीसरे चरण स्कूल आए जिम्नाजिया, उच्च माध्यमिक सामान्य स्कूल और ओडबोन स्कोली, व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल। उच्च शिक्षा संस्थानों ने इन चरणों का पालन किया। वर्ष 2000 में स्कूल अधिनियम में एक बदलाव किया गया जिसने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवेश आवश्यकताओं को आसान बना दिया। यह समायोजन स्कूल अधिनियम में अन्य संशोधनों के साथ 2000 में एक बड़े सरकारी सुधार से जुड़ा था। इसके अतिरिक्त शिक्षा में राज्य सूचना नीति को अप्रैल 2000 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और अगले 5 वर्षों में धीरे धीरे लागू किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने अपने विकास में यूरोपीय दस्तावेजों जैसे लर्निंग इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 1996 और ई लर्निंग डिजाइनिंग टुमारोज एजुकेशन 2000 पर विचार किया। चेक उच्च शिक्षा का इतिहास 600 साल पुराना है। सम्राट चार्ल्स चतुर्थ ने 1348 में मध्य यूरोप के सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थान प्राग में एक विश्वविद्यालय
जिसे अब चार्ल्स विश्वविद्यालय कहा जाता है, की स्थापना की। 1573 में ओलोमोक, मोराविया में एक और विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तकनीकी शिक्षा की जड़ें 1717 में मिलती हैं, जब प्राग में चेक कॉर्पोरेटिव इंजीनियर स्कूल की स्थापना की गई। बाद में यह चेक तकनीकी विश्वविद्यालय बन गया। अनुभव प्राप्त करने के बाद यह माना गया कि कुछ मामलों में नए कानूनी नियमों की आवश्यकता है। व्यापक बहस के बाद उच्च शिक्षा अधिनियम अप्रैल 1998 में पारित किया गया, जो 1 जुलाई 1998 को प्रभावी हुआ। अधिकांश प्रावधान 1 जनवरी 1999 से प्रभावी हुए। इस कानून ने मौजूदा राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों, सैन्य और पुलिस को छोड़कर की स्थिति बदल दी। सार्वजनिक संस्थानों में पहले इस्तेमाल की गई सभी संपत्ति को उनके कब्जे में स्थानांतरित करना। कानून ने विश्वविद्यालय और गैर विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच भी अंतर किया, निजी उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की अनुमति दी और प्रत्यायन आयोग की जिम्मेदारियों को मजबूत किया। 2004 तक उच्च शिक्षा अधिनियम में 8 संशोधन हो चुके थे। इन संशोधनों ने कई स्रोतों से वित्त पोषण की सुविधा के लिए अपनी संपत्ति के संबंध में उच्च शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया। परिवर्तनों में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मास्टर की पढ़ाई की अवधि को बदलना, 2 से 3 साल से 1 से 3 साल तक गैर विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों में मास्टर डिग्री की पढ़ाई को सक्षम करना और नियमित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के बाद आजीवन शिक्षा पाठ्यक्रमों को क्रॉस क्रेडिट करने की अनुमति देना शामिल है। शिक्षा अध्ययन। जर्मनी। युद्ध के बाद के शुरुआती वर्षों में भी शिक्षा प्रणाली के राजनीतिक आधार के संबंध में जर्मनी के 3 पश्चिमी क्षेत्रों और सोवियत क्षेत्र में अलग-अलग निर्णय लिए गए। पश्चिम में 1946 में गठित राज्यों ने संवैधानिक रूप से जर्मन साम्राज्य 1871 से 1918 और वाइमर गणराज्य 1919 से 1933 के संघवाद का पालन किया। 1949 के मूल कानून में कहा गया कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में पारंपरिक संघीय व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। 1949 में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (जीडीआर) के गठन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जर्मन केंद्रीय प्रशासन स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों की देखरेख करने वाला राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय बन गया। मानक समाजवादी शिक्षा प्रणाली पर 1965 के कानून ने उस विकास प्रक्रिया के अंत को चिन्हित किया जो 1950 के दशक में शुरू हुई और 1980 के दशक के अंत तक बिना किसी महत्वपूर्ण सुधार के जीडीआर शिक्षा प्रणाली को आकार देती रही। 1990 के बाद शिक्षा प्रणाली में जर्मन एकता का विकास एक अलग परिदृश्य प्रस्तुत करता है। 2 जर्मन राज्यों के पुनर्मिलन के बाद से एक प्रमुख शैक्षिक नीति का ध्यान शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रियों के स्थायी सम्मेलन के समझौतों के आधार पर स्कूल प्रणाली का पुनर्गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वी जर्मन राज्यों में उच्च शिक्षा सुधार चल रहा है। जर्मन शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन देखे गए हैं, जिसमें गुणवत्ता आश्वासन और विकास के लिए विभिन्न पहलों पर जोर दिया गया है। 1960 के दशक में जर्मनी के संघीय गणराज्य में पूर्व स्कूली शिक्षा और बच्चों के प्राथमिक शिक्षा में संक्रमण के बारे में एक जीवंत सार्वजनिक बहस हुई। विस्तृत चर्चा में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करने वाले वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिपूरक उपायों का पता लगाया गया। इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या 5 से 6 साल की उम्र तक अनिवार्य स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाना फायदेमंद होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित फेडरेशन और राज्यों द्वारा व्यापक पायलट परियोजनाएं संचालित की गई।
अंततः अनिवार्य स्कूली शिक्षा आरंभ करने की आयु अपरिवर्तित रही। हालांकि बहस ने प्रीस्कूल शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई, जिससे किंडरगार्टन विस्तार की गति में वृद्धि हुई। 1960 में जर्मनी में 3 से 6 साल के केवल 1/3 बच्चों के पास किंडरगार्टन स्थानों तक पहुंच थी, जो 1998 तक बढ़कर लगभग 90% हो गई थी। 1959 में अनिवार्य 8 वर्षीय स्कूल पॉलिटेक्निक हाई स्कूल बन गए। 1991/92 स्कूल वर्ष की शुरुआत तक इन पॉलिटेक्निस ओबरसचुलेन को समाप्त कर दिया गया और पूर्वी जर्मनी के क्षेत्रों में एक विविध माध्यमिक शिक्षा प्रणाली शुरू की गई। जर्मन लैंडर के शिक्षा अधिनियम, स्कूल प्रशासन अधिनियम और अनिवार्य स्कूली शिक्षा अधिनियम ने स्कूल नियमों का मार्गदर्शन किया, जिन्हें शुलॉर्डनुंगेन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा में सामग्री छोड़ने के प्रमाण पत्र और अधिकारों के लिए विस्तृत नियमों की रूपरेखा तैयार करते हैं। जीडीआर में उच्च शिक्षा का एक अलग विकास हुआ। यह एक एकीकृत और केंद्र नियंत्रित ढांचे के तहत संचालित होता है, जो मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है और एक नियोजित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को पूरा करता है, खासकर कैडर की आपूर्ति में। सामान्य शिक्षा के विपरीत उच्च शिक्षा में अनियंत्रित वृद्धि का अनुभव नहीं हुआ। 1972 में नामांकन अपने चरम पर पहुंच गया और युद्ध के बाद श्रमिकों और किसानों के बच्चों के लिए विश्वविद्यालय खोलने और कामकाजी लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने जैसे उपाय किए गए। 1989 में जीडीआर में शांतिपूर्ण क्रांति के बाद पश्चिम जर्मनी के साथ पुनर्मिलन से पहले भी कई उच्च शिक्षा सुधार शुरू किए गए थे। उच्च शिक्षा नवस्थापित लैंडर की जिम्मेदारी बन गई, जिससे अनुसंधान और शिक्षण में स्वतंत्रता के साथ साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता बहाल की गई। वैचारिक पूर्वाग्रह वाले संकायों में सुधार किया गया और विज्ञान परिषद को गैर विश्वविद्यालय अनुसंधान का आकलन करने और उच्च शिक्षा पुनर्गठन के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करने का आदेश दिया गया। इस पुनर्गठन के हिस्से के रूप में कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया या विश्वविद्यालयों में विलय कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कानून, अर्थशास्त्र, व्यवसाय और सामाजिक विज्ञान में नए संकाय स्थापित किए गए। हंगरी की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान आकार लिया। निरंतर सुधारों ने सार्वजनिक शिक्षा को आकार दिया है, जो कभी-कभी पिछले प्रयासों से विरोधाभासी होता है। जबकि सुधार शैक्षिक सामग्री पर केंद्रित थे, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक बनाने का अंतर्निहित लक्ष्य कायम रहा। परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक सार्वजनिक शिक्षा पर 1985 अधिनियम आया था, जिसका लक्ष्य पिछली केंद्रीकृत प्रणाली की जगह शिक्षण संस्थानों की व्यावसायिक स्वतंत्रता के आधार पर एक संरचना स्थापित करना था। इस बदलाव ने वैकल्पिक शैक्षणिक दृष्टिकोण की अनुमति दी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा अवधारणाओं के विकास को प्रोत्साहित किया। सरकारी उद्देश्यों और यूरोपीय संघ की परिग्रहण आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा मंत्री ने एक व्यापक आधुनिकीकरण और विकास कार्यक्रम शुरू किया। एक नए तृतीयक शिक्षा अधिनियम का मसौदा तैयार करने के प्रयासों के बाद हंगेरियन विश्वविद्यालय कार्यक्रम के तत्वों को लागू किया गया। फरवरी 2004 में 40 संस्थानों और हंगरी के शिक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित कैंपस हंगरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस पहल के लिए नियुक्त हंगेरियन स्कॉलरशिप बोर्ड ने एसोसिएशन के ढांचे को व्यवस्थित करते हुए हंगेरियन उच्च शिक्षा संस्थानों और विदेशी छात्रों के लिए एक डेटाबेस बनाया। इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगेरियन उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और संस्थानों को विदेशी भाषाओं में अधिक पाठ्यक्रम पेश करने के लिए प्रोत्साहित करना था। पुर्तगाल
1996 में पुर्तगाल में शिक्षा मंत्रालय ने श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय और उपकरण योजना और क्षेत्रीय प्रशासन मंत्रालय के सहयोग से प्रीस्कूल शिक्षा के विस्तार और विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया। लक्ष्य प्रयासों का समन्वय करना और प्रीस्कूल शिक्षा नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रभावी तरीके प्रस्तावित करना था। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना, पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक हस्तक्षेप प्रस्ताव तैयार करना और नवाचार, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और निगरानी करना है। मार्च 2005 में 17 संवैधानिक सरकार ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित एक कार्यक्रम के साथ कार्यभार संभाला। उनका उद्देश्य उचित उम्र के सभी बच्चों के लिए प्रीस्कूल शिक्षा को उत्तरोत्तर सुलभ बनाना था। पहला पुर्तगाली विश्वविद्यालय 1920 में राजा डेनिस द्वारा जारी शाही आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि 12वीं शताब्दी के बाद से कोयम्बटूर और अल्कोबाका में पहले से ही दो महत्वपूर्ण मध्ययुगीन शैली के धार्मिक स्कूल मौजूद थे। 1979 के अंत में, जिसे पहले छोटी अवधि की उच्च शिक्षा के रूप में जाना जाता था, उसे एंसिनो सुपीरियर पॉलिटेक्निक के रूप में जाना जाने लगा और विश्वविद्यालयों के साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी स्थापित किए गए। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत के बीच राज्य और निजी सहकारी शिक्षण दोनों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई थी। 90 के दशक की शुरुआत तक 152 राजकीय और 81 निजी उच्च शिक्षा विद्यालय थे। हाल ही में संसद द्वारा अनुमोदित शिक्षा अधिनियम में लिस्बन रणनीति के दिशानिर्देश और बोलोग्ना घोषणा के मूल सिद्धांत शामिल है। ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु है। उच्च शिक्षा पहुंच प्रणाली में परिवर्तन। शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर विभिन्न उच्च शिक्षा उपप्रणालियों के बीच समानता को मजबूत करना। शिक्षा, शोध और प्रयोग में गुणवत्ता सुधारने पर जोर। संस्थागत योग्यता के आधार पर डिग्री एट्रीब्यूशन के लिए गुणवत्ता की मांग। बोलोग्ना घोषणा उद्देश्यों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन। उच्च शिक्षा में स्कूल सोशल एक्शन नीति का सुधार कार्य चल रहा है। उच्च शिक्षा में निम्नलिखित संरचनात्मक मुद्दे वर्तमान में चर्चा में हैं। बोलोग्ना प्रक्रिया के अनुरूप शैक्षणिक डिग्री प्रणाली को 3 चरणों में पुनर्गठित करना। उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रशासन। उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रणाली को बढ़ाना और उसके बाद इन संस्थानों में परिवर्तन करना। विभिन्न हितधारकों के लिए निहितार्थ के साथ स्वायत्तता और विनियमन। वैज्ञानिक अनुसंधान का सुधार और विकास। दक्षताओं के उच्चस्तरीय मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली का संशोधन। आजीवन सीखने के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए औपचारिक योग्यताओं को गैर-औपचारिक योग्यताओं के साथ एकीकृत करना। यूनाइटेड किंगडम। उत्तरी आयरलैंड में नर्सरी शिक्षा के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि 1990 के दशक के उत्तरार्ध में सरकारी पहल का उद्देश्य विभिन्न सेटिंग्स में अधिक सरकारी वित्त पोषित अंशकालिक प्रीस्कूल स्पॉट प्रदान करना था। 2003-04 स्कूल वर्ष तक नि-शुल्क अंशकालिक स्थान तत्काल प्रीस्कूल वर्ष के सभी बच्चों के लिए खुले थे यदि उनके माता-पिता उन्हें चाहते थे। इंग्लैंड और वेल्स में मुख्य लक्ष्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना और स्पॉट बढ़ाकर और जानकारी बढ़ाकर बच्चों की देखभाल को अधिक किफायती और सुलभ बनाना था। उत्तरी आयरलैंड की चाइल्ड केयर रणनीति में समावेशन, सामाजिक न्याय, गुणवत्ता, सामर्थ्य, लचीलापन, पहुंच और साझेदारी पर जोर दिया गया। इन रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए इंग्लैंड और वेल्स में साझेदारी और उत्तरी आयरलैंड में प्रीस्कूल शिक्षा के लिए विकास योजनाएं स्थापित की गई। सितंबर 2000 में
प्रारंभिक शिक्षा लक्ष्य कहे जाने वाले सीखने के 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित शिक्षा का बुनियादी चरण इंग्लैंड में शुरू किया गया था। प्राथमिक विद्यालय की रिसेप्शन कक्षा के अंत तक 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह चरण शिक्षा अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का एक वैधानिक हिस्सा बन गया है। इस चरण के दौरान अधिकांश बच्चे प्रीस्कूल या नर्सरी शिक्षा के किसी न किसी रूप में भाग लेते हैं। केवल कुछ बच्चे ही इस चरण के दौरान घर पर रहते हैं और वर्ष 5 वर्ष से अधिक आयु में स्कूल जाना शुरू करते हैं। 19वीं सदी में स्वैच्छिक निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा व्यापक हो गई। 1870 के प्राथमिक शिक्षा अधिनियम ने स्कूल बोर्डों को अपर्याप्त स्वैच्छिक प्रावधान वाले क्षेत्रों में नए बोर्ड स्कूल बनाने की अनुमति दी, जो शिक्षा में राज्य की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण था। शिक्षा अधिनियम उत्तरी आयरलैंड 1947 ने इंग्लैंड और वेल्स में 1944 के शिक्षा अधिनियम के समान कानून पेश किया। बाद के वर्षों में विभिन्न आदेशों और अधिनियमों के माध्यम से प्रमुख सुधार किए गए, जिनमें शिक्षा और पुस्तकालय उत्तरी आयरलैंड आदेश 1986, शिक्षा उत्तरी आयरलैंड आदेश 1987, शिक्षा सुधार उत्तरी आयरलैंड आदेश 1989, शिक्षा और पुस्तकालय उत्तरी आयरलैंड आदेश शामिल है। आयरलैंड आदेश 1993, शिक्षा उत्तरी आयरलैंड आदेश 1996, शिक्षा उत्तरी आयरलैंड आदेश 1997 और शिक्षा उत्तरी आयरलैंड आदेश 1998। इंग्लैंड और वेल्स में 14 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के भविष्य और उत्तरी आयरलैंड में प्राथमिक पश्चात शिक्षा के बारे में व्यापक चर्चा हुई है। इंग्लैंड में शिक्षा और कौशल विभाग DFES 2003 का एक रणनीति दस्तावेज वर्तमान प्रणाली में बदलाव का सुझाव देता है। जनवरी 2003 में सरकार ने उच्च शिक्षा का भविष्य नामक एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें इंग्लैंड में उच्च शिक्षा सुधार के लिए अपनी रणनीति और पूरे यूनाइटेड किंगडम को प्रभावित करने वाले कुछ उपायों की रूपरेखा दी गई। जुलाई 2004 में पारित उच्च शिक्षा अधिनियम 2004 श्वेत पत्र में प्रस्तावों को अधिनियमित करता है। यह अधिनियम एक नई स्नातक योगदान योजना पेश करता है, जो अंग्रेजी विश्वविद्यालयों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रति वर्ष £0 से £3000 के योगदान का अनुरोध करने की अनुमति देता है। छात्र स्नातक होने तक भुगतान में देरी कर सकते हैं। भुगतान करने की उनकी क्षमता के आधार पर कर प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जाता है। ये बदलाव 2005 से प्रभावी होंगे। हाल में हुए बदलाव। हाल के घटनाक्रमों में मार्च 2004 में उच्च शिक्षा के लिए लीडरशिप फाउंडेशन का शुभारंभ शामिल है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में प्रबंधन और नेतृत्व की जरूरतों को संबोधित करना, पेशेवर नेताओं और प्रबंधकों के एक समूह को तैयार करना और अच्छे नेतृत्व और प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। जनवरी 2005 में इंग्लैंड और वेल्स में छात्रों की शिकायतों को संभालने के लिए स्वतंत्र निर्णायक कार्यालय OIA, जिसे छात्र लोकपाल के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। 2003 में अनुसंधान पर सरकारी मंत्रियों और उच्च शिक्षा क्षेत्र के बीच संचार बढ़ाने के लिए एक अनुसंधान मंच की स्थापना की गई थी। यह मंच शिक्षण और अनुसंधान के बीच संबंध और अधिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने http://www.urydce.org जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करता है। बॉक्स 16.1 ब्रिटेन में बहुसांस्कृतिक शिक्षा। 1981 में जातीय अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा की जांच के लिए लॉर्ड स्वान के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था।
समिति ने वास्तव में विविध समाज की नींव बनाने के लिए बहुसंख्यक समाज को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बहुसंख्यक समाज अक्सर अपने समाज को एक सांस्कृतिक मानते हुए बहुसांस्कृतिक शिक्षा के विचार की उपेक्षा करता है। सभी के लिए शिक्षा हासिल करने के लिए समिति ने विशिष्ट सिफारिशें की। स्वीकार करें कि ब्रिटेन एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज है और सभी छात्रों को यह समझना चाहिए। पहचाने कि इस चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में जातीय अल्पसंख्यक छात्रों को संभालने का अनुभव रखने वाले लोगों ने इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया है, लेकिन इसका प्रभाव सभी स्कूलों और छात्रों पर पड़ता है। इस बात पर जोर दें कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे की मौजूदा मान्यताओं, मूल्यों और पहचान को मजबूत करने से आगे बढ़नी चाहिए। नस्लवाद से निपटने, विरासत में मिले मिथकों और रूढ़ियों को चुनौती देने और संस्थागत प्रथाओं में वे कैसे परिलक्षित होते हैं, इस पर ध्यान देने के महत्व पर जोर दें। बहुसांस्कृतिक समझ को एक अलग विषय के रूप में मानने के बजाय स्कूल के काम के सभी पहलुओं में एकीकृत करने की वकालत करना। केवल इन दिशानिर्देशों का पालन करके ही स्कूल शिक्षा प्रणाली की आकांक्षाओं के अनुरूप सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। स्रोत: अब्राहम 1989। 16.5 यूरोपीय शिक्षा में हालिया फंडिंग रुझान। शिक्षा के वित्तपोषण का मुद्दा विश्व स्तर पर व्यापक रूप से चर्चा में है। वर्तमान में यूरोप में अनिवार्य शिक्षा के भविष्य को लेकर स्कूल संसाधनों के वित्तपोषण और प्रबंधन पर चर्चा चल रही है। कुछ देशों ने विकेंद्रीकरण नीति अपनाई है। नॉर्डिक देशों यूके, बुल्गारिया, लिथुआनिया और पोलैंड में स्थानीय अधिकारियों को वित्तपोषण का व्यापक विकेंद्रीकरण है। ये प्राधिकरण स्कूल स्टाफ, परिचालन और पूंजीगत संसाधनों के वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार हैं। हंगरी और स्लोवेनिया एक समान दृष्टिकोण का पालन करते हैं, लेकिन इन देशों के स्कूलों को इन संसाधनों के लिए अन्य सार्वजनिक निकायों से भी धन प्राप्त होता है। बेल्जियम के फ्रांसीसी समुदाय में सामुदायिक अधिकारियों द्वारा प्रशासित स्कूलों और अनुदान सहायता प्राप्त निजी शिक्षा के लिए संसाधनों के वित्तपोषण की जिम्मेदारी ज्यादातर समुदाय पर है। फ्लेमिश समुदाय में यह जिम्मेदारी सभी स्कूलों पर लागू होती है। आधुनिक शिक्षा एजेंडा को लागू करने में कई देशों के लिए फंडिंग एक महत्वपूर्ण चुनौती और बाधा बनी हुई है। कई नए सदस्य देश संयुक्त डिग्री प्रदान करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी करके इस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। पूरे यूरोप में उच्च शिक्षा में भागीदारी के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। मुक्त विश्वविद्यालय निरंतर व्यावसायिक विकास, दूरस्थ शिक्षा, मिश्रित शिक्षा और आईसीटी आधारित शिक्षण दृष्टिकोणों का उपयोग करने के लिए लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। 16.6 दक्षिण पूर्वी यूरोप में शिक्षा। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से दक्षिण पूर्वी यूरोप के देश रोमानिया, बुल्गारिया और मोल्दोवा स्वतंत्र लोकतंत्र रहे हैं। हालांकि केंद्र योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से बाजाराधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ने चुनौतियां पेश की। 1990 के दशक में यूगोस्लाविया पर आर्थिक प्रतिबंधों ने बुल्गारिया और रोमानिया को प्रभावित किया, जिससे व्यापार, परिवहन और निवेश में काफी नुकसान हुआ। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी यूरोप आम शैक्षिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। शिक्षा के लिए कम सकल घरेलू उत्पाद, अल्प शिक्षक वेतन, बाल गरीबी और अतिभारित पाठ्यक्रम। क्षेत्रीय विविधता महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बाल्कन प्रायद्वीप पर, जो जातीयता,
भाषा और धर्म में अपनी जटिलता के लिए जाना जाता है। जातीय निष्ठाएं अक्सर राष्ट्र राज्यों की तुलना में अधिक प्रभाव रखती हैं, जिससे तनाव पैदा होता है, जैसा कि कोसोवो और बोस्निया जैसी हालिया घटनाओं में देखा गया है। दक्षिण पूर्वी यूरोप में शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन 4 विशेषताओं के आधार पर किया जाता है: उपलब्धता, पहुंच, स्वीकार्यता और अनुकूलनशीलता। भाषा, धर्म और जातीयता में क्षेत्र की ऐतिहासिक विविधता के बावजूद कुछ शिक्षा मुद्दे बने हुए हैं, जैसे कम जीडीपी आवंटन, शिक्षकों का वेतन और अतिभारित पाठ्यक्रम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से प्रभावित होकर इस क्षेत्र ने अपनी शिक्षा प्रणालियों को बदल दिया, जिसमें 3 अलग-अलग प्रकार उभर कर सामने आए: अल्बानियाई, सोवियत और यूगोस्लाविया। जबकि बुनियादी शिक्षा की पहुंच व्यापक है, विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों, अल्पसंख्यकों, विशेष जरूरतों वाले लोगों और सामाजिक भावनात्मक रूप से जोखिम वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। अधिकांश देशों में सामान्य उच्च माध्यमिक शिक्षा आमतौर पर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से बेहतर होती है। तृतीयक शिक्षा मुख्य रूप से पारंपरिक विश्वविद्यालय मॉडल का अनुसरण करते हुए पहुंच, समानता और गुणवत्ता के बारे में चिंता पैदा करती है। उच्च बेरोजगारी और औद्योगिक परिवर्तनों के कारण विविध कौशल वाले कार्यबल की आवश्यकता के बावजूद वयस्क शिक्षा और आजीवन शिक्षा को कम महत्व दिया गया है। सेवा पूर्व और सेवाकाल में शिक्षकों की शिक्षा और विकास के लिए आमूलचूल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। क्षेत्र को आधुनिक संस्थानों की आवश्यकता है और शिक्षा में मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा को एक समाधान के रूप में प्रस्तावित किया गया है। 16.7 निष्कर्ष। पूरे यूरोप में शिक्षा प्रणालियों की जांच करने के बाद यह स्पष्ट है कि शिक्षा सभी देशों में समान भूमिका निभाती है। ये प्रणालियां कठोर संरचनाएं नहीं हैं। उन्हें आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर अनुकूलनीय परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। इसलिए शैक्षिक प्रणाली को समझने में इन स्थितियों पर विचार करना शामिल है। इस इकाई में चर्चा किए गए प्रत्येक देश के मामले के अध्ययन में सुधारों के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन सुधारों के माध्यम से प्राप्त किए गए सामान्य लक्ष्य थे: शिक्षा और रोजगार प्रणालियों के बीच संबंध को मजबूत करना, युवा स्नातकों की तैयारी को उभरती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, युवाओं में व्यक्तिगत कौशल विकसित करना, सामाजिक गतिशीलता के लिए व्यक्तिगत अवसरों में वृद्धि में योगदान करना, सामाजिक आवश्यकताओं के निरंतर विकास और शैक्षिक प्रणाली की उन्हें पूरा करने की क्षमता के परिणामस्वरूप दोनों के बीच एक सतत अंतर बना रहता है। इसके साथ ही विभिन्न देशों की शैक्षिक प्रणालियों में उल्लेखनीय अंतर भी है। इस इकाई में हमारा लक्ष्य यूरोप में शिक्षा के विकास का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करना है। देशों के बीच सांस्कृतिक और समाजशास्त्रीय विविधताओं को देखते हुए प्रत्येक देश की शैक्षिक प्रणाली की विशिष्टताओं को एक इकाई में समझना अव्यावहारिक है। यूरोप में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारा ध्यान एक बेकार शिक्षा प्रणाली को सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए एक गतिशील शक्ति में बदलने की चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित था।